अब लेक्चर नंबर पता कौन सा है? 7 हो गए थे। गवर्नेंस की क्लास नंबर 8 हमारी, क्लास नंबर 8 और चैप्टर नंबर 3, क्लास नंबर 8 और चैप्टर नंबर 3। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करने वाले हो आप, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, इधर जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करने वाले हो, ध्यान से पहले समझ लो, और उसके अंदर जवाबदेहिता चाहते हो, पब्लिक सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर आप जवाबदेहिता चाहते हो तो उसकी बात करने वाले हो पब्लिक सेक्टर की, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर अगर आप कहीं भी पारदर्शिता चाहते हो, जवाबदेहिता चाहते हो, खुला शासन चाहते हो, तो उसके लिए आया था आरटीआई। लेकिन मानना ऐसा भी था कि जो हमारा ये प्राइवेट सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर है ना, इसके अंदर भी ना, चलो अगर सार्वजनिक क्षेत्र को अगर नियमित करना हो, उस पर रेगुलेशन करना हो, तो उसके लिए आरटीआई आने वाला। अब जो कॉरपोरेट कॉरपोरेट हो ना, कॉरपोरेट मतलब बड़े बड़े घराने हो, समझ में आई बात है, इनके पास जो पैसा हो ना, वो एक्चुअली में जनता का ही हो। एक ये बताओ, एक जो उद्यमी होगा वो पैसा लेने के लिए कहाँ जाएगा? बैंक के पास। और बैंक के पास जो पैसा जमा हो ना, वो आम आदमियों का हो। अब एक आम आदमी जाएगा उसके पास, जैसे उसके पास जाएगा तो वहाँ से धन जुटाएगा, उसके बाद अपनी कंपनी लगाएगा, SPL सोनू प्राइवेट लिमिटेड, ये सोनू लगाई कंपनी। अब जरा एक बात बताओ, उस मेरे द्वारा जो कंपनी लगाई गई, मेरी निजी कंपनी, पर्सनल कंपनी, निजी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। निजी क्षेत्र मतलब कॉरपोरेट क्षेत्र में, मतलब बड़े बड़े घराने, कॉरपोरेट घराने का मतलब यही हो, कॉरपोरेट का मतलब यही हो, बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े घराने वाले आदमी, बिजनेसमैन आदमी जिसे बोलते हैं। अब मेरे द्वारा जो कंपनी खोल ली गई, तो उसके अंदर जो मजदूर काम कर रहे होंगे, क्या काम कर रहे होंगे? अब जो मेरे पास पैसा आया और उस पैसे का मुझे लाभ हुआ, बैंक का मैंने पैसे वापस कर दिया, तब भी मुझे लाभ होता चला जा रहा, क्या मेरा नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि जो मैं पैसा बैंक से लेकर आया हूँ वो आम जनता का, और आम जनता को मैं कुछ लाभ पहुंचाऊं? यस और नो? इसलिए जो कॉरपोरेट सेक्टर हो ना, जितनी भी निगमित कंपनियां हो, जो कॉरपोरेट सेक्टर हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो ना, इन कंपनियों के टर्नओवर का, 3 साल के टर्नओवर का नेटवर्थ जिसे बोलते हैं, 3 साल का जो टर्नओवर हुआ उसका 2% हिस्सा, कितना परसेंट? 2% हिस्सा CSR, सोशल CSR, सी का मतलब वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व के अधिनियम के तहत, सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम बनाया गया। सामाजिक उत्तरदायित्व होगा इनका है कि ये ना अपनी कंपनी की 3 साल के नेटवर्थ का ये समाज के प्राइवेट हिस्से पर कहीं भी कहीं खर्च कर सकते हैं, जितना ना लाभ होने वाला 3 साल के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इनके पास जो पैसा आया वो जनता का था, जनता के द्वारा सरकार को टैक्स भी तो दिया जाता होगा, वो तो इसलिए सरकार से हम जवाब मांगते हैं आरटीआई के तहत। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर वाले कहाँ जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं पूंजी मांगने के लिए, और पूंजी जो बैंक के अंदर मौजूद है ना, वो आम जनता की है। तो आम जनता की, तो जो प्राइवेट सेक्टर ना, उसकी भी फिर उसका भी नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, वो उनके प्रति, जो प्राइवेट सेक्टर और जो आम जनता उसके प्रति जवाबदेहिता होनी चाहिए। ऐसा मानना जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जवाबदेहिता नहीं है। पहले आया समझ में? चलो सार्वजनिक क्षेत्र में जवाबदेहिता के लिए तो आरटीआई ले आए हम, तो इसमें क्या करोगे? समझ नहीं बात? जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसे जवाबदेही बनाने के लिए क्या करोगे? इसलिए एक नया शासन अस्तित्व में आया जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? जब 1929 की आर्थिक महामंदी आई थी ना, उस 1929 की आर्थिक महामंदी जब आई थी, कहा जाता है 1929 की आर्थिक महामंदी के एक कारणों में से एक कारण यह भी था, 1929 की आर्थिक महामंदी के यूरोप के अंदर, जो अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, जो पूरी विश्व के अंदर वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक महामंदी आई थी, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव यूरोप के अंदर पड़ा था, उसके अंदर यूँ कहा गया था इस महामंदी का एक कारण यह भी था कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, कॉर्पोरेट बड़े बड़े घराने, इन ये ना अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनी ड्यूटी नहीं समझते, ये ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो पैसा वो उनका, लिए भूल जाते हैं। इन्हें भूलना नहीं चाहिए, इनके पास जो पैसा आया वो जनता का पैसा, समझे? तब जाकर 1929 के समय से ही, तब जो अवधारणा थी, तब ये अस्तित्व में आई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करी गई। तब कहा गया अगर तुम सुधारना चाहते हो और पूरे विश्व को मंदी से तुम बाहर निकालना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसी संकल्पना को विकसित करना होगा। उस संकल्पना का नाम ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस था। गवर्नेंस का मतलब क्या हो? शासन। कि कॉर्पोरेट के अंदर भी ना बड़े बड़े घराने थे, इनकी मोनोपोली हो रखी थी, और ये ना आम जनता जो पैसा लाभ कमाते थे उसका उत्तरदायित्व नहीं समझते, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, इनका क्या जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी भूल जाया करते थे।
समझ में आई बात? तभी ना कहा कि हाँ रिफॉर्म करने की जरूरत है। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं? उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे 1929 का दौर आया, 1929 के दौर के बाद भारत की तरह, जैसे भारत की तरह ही अनेक देश आज़ाद हो रहे थे धीरे धीरे करके। जो अंग्रेजों के उपनिवेश थे वे धीरे धीरे, जो अंग्रेजों की कॉलोनी थे वे धीरे धीरे उपनिवेश थे ना, वे स्वतंत्र होते चले जा रहे थे। जब होते चले जा रहे थे 1980 के दशक तक जाते 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 दो विचारधारा हो। जब पूंजीवाद जन्म लेता है ना, पूंजीवाद, एक तो पूंजीवाद हो, एक समाजवाद हो, तो जब कोई देश आज़ाद होगा ना तो वो समाजवाद की तरफ दौड़ेगा। आज़ाद जैसे हम थे, हम समाजवादी थे। आज अब जैसे हम आज़ाद हुए तो हम समाजवाद की, तो उस समय एक नई विचारधारा जन्म रही थी, जैसे जब समाजवाद कहते थे। 1980 के दशक तक जाते 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 समाजवाद बहुत ऊपर चला गया। 1980 के दशक तक, 80 के दशक तक जाते जाते समाजवाद ऊपर चला गया, और जो कॉर्पोरेट घराने थे वो नीचे पिछड़ चुके थे। तब तक 50, 60, 80 के समय में, 80-85 के आसपास समय में जो पूंजीवाद था वो फिर धीरे दोबारा चरम पाया। पूंजीवाद का मतलब प्राइवेट सेक्टर फिर उभार मारा। जैसे उभार मारा तो दोबारा फिर ऐसी संकल्पना विकसित हुई जिसे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं, निगमित शासन कहते हैं। दोबारा फिर ये सर नो, इतनी बात बताओ समझ में आई? ये मैंने पूरी जो तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, इसका मैंने एक प्रकार तो ओवरव्यू दिया कि मैं से कहाँ से निकाल कर लेकर आ रहा हूँ। और जब तुम अपनी लाइन में अपने जो क्वेश्चन के आंसर की राइटिंग है ना, उसमें एक इसमें तो कोई सी लाइन तुमने कोड कर दी, तो वो जो पढ़ा तुम्हारी कॉपी चेक करने वाला ना, वो तो एकदम तुम वहाँ पर लगा, क्योंकि वो बहुत दूरदर्शी लोगों कॉपी चेक करने वाले पक्का 100% तभी से पढ़ाई करती है। मान लो तुम्हें कितना ही पता, अपने उत्तर तुम लिख ही नहीं पाए तो तुम्हें क्या पता? आया समझ में? अब परशुराम बार बार कह रहे थे, किससे कह रहे थे? लक्ष्मण जी को, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने बड़े बड़े युद्ध में ऐसे पढ़ा होगा लेसन तुम ना, आया समझ में? लक्ष्मण जी को बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो वे वीर थोड़ा ही हो। असली वीर कौन हो? असली वीर तो वही हो ना जो मैदान में अपना प्रदर्शन करते हैं। आया समझ में? अपने मुंह से हीक डांगने से क्या हो रहा बार बार? ये सुन नो, इतना बात बताओ समझ में आए? तब से जाकर हम 1991 के बाद जब से वैश्वीकरण आया, तो वैश्वीकरण का दूसरा नाम ही लोग पूंजीवाद कहते हैं। आलोचक कहते हैं वैश्वीकरण ही पूंजीवाद है। समझ में आया बात? यह तब से प्राइवेट सेक्टर की और अनुमति दे दी गई। जब तो हमारे यहाँ एफडीआई आया, हर क्षेत्र में एफडीआई बढ़ता चला गया, तो प्राइवेट सेक्टर की और अनुमति दी गई। तो प्राइवेट सेक्टर की कहीं मोनोपोली न बनती चली जा, इसे कंट्रोल करने के लिए एक शासन की आवश्यकता थी, इसे तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। तो 1991 के बाद तो ये और भी ज्यादा तेजी के साथ उभर हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। समझ में आया बात? यह क्यों? उसकी बात तो वैश्वीकरण आया, और वैश्वीकरण ही तो पूंजीवाद है। आया समझ में? जब वैश्वीकरण आया तो 1991 के बाद आया, तो वैश्वीकरण का नाम क्या हो? विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकरण। आओ हमारे यहाँ फैक्ट्री कंपनियां लगाओ, तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर ऐसा माना जाता। तो अब जाना भारत का जो भारत है वो धीरे धीरे पूंजीवाद और समाजवाद को लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा, और समाजवादी अवधारणा को पीछे छोड़ते हुए अब धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे। वर्तमान समय की बातें बता रहा हूँ तुम्हें। हो सकता है सही सवाल पूछ लो, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से सवाल पूछ रहे हो चौथे पेपर में, चौथे पेपर में समझा रहा हूँ, सवाल पूछ रहे हो पहले पेपर में जाकर। और जब तक ऐसा नहीं करने के तुम, तब तक कुछ नहीं होना। और ऐसा भी नहीं है कि तुम कर नहीं सकते, इस दिमाग से बाहर निकाल देना। टाइम तुम्हारे पास पूरा। जो बच्चा 4-4, 5-5 साल बिता कर चला जा रहा है, बेवकूफ़ थोड़ा ही हो, कुछ होगा ही तो। क्यों बिता रहा था ना टाइम? वो उसे पता नहीं एग्जाम का क्वालिटी क्या है। उसे पता अगर मैं इसमें लगा रहा हूँ, एक ही चीज़ पे लगे रहोगे तो पक्का 100% क्लियर रहोगे। छोड़ कर भाग दोगे ना और तरह तरह के बहानेबाजी देखोगे, फिर जितने तो कठिनाई पैदा हो जाएगी जीवन काल में। समझ में आया बात? है एक बार एग्जाम को तमीज से पूरा सिलेबस पूरा करने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी एज पूरी हो चुकी, सिलेबस पूरा नहीं है, छोड़ दो, अटेम्प्ट नहीं देना। आई एम नॉट अटेंडिंग द यूपीएससी एग्जाम, नेक्स्ट टाइम। एक साल गैप दे दो, पूरा सिलेबस दोबारा फिर रट्टा मार को फिर जाओगे एग्जाम देने। इस बार मजा आने वाला, रैंक लगने वाला, आंसर राइटिंग ब्रांडेड कर दो जबरदस्त तरीके से। कम से कम 20-30 टेस्ट मार्केट से उठा कर खुद ही, जब तक तुम हर क्वेश्चन को समझ आना सीख जाओ ना। अब जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहे, कुछ क्वेश्चन तुम्हारी समझ में तो आने स्टार्ट हो गए ना, तो जब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाने वाला ना, सारे क्वेश्चन तुम्हारी पकड़ के होंगे। फिर उनका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, एक साल तक पूरा बैठे रहना। जाने दो समय जो जा रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन मेहनत करनी हर दिन, हर दिन मेहनत करनी। समझ की बात है? अब जो माइंड है ना पूरा एक चीज फोकस लगा कर रहना पड़ेगा। तुम्हें कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा तैयारी के दौरान कि तुम ऐसा लगा कि ये एग्जाम ना तुम्हारे लायक नहीं है, ठीक। और जिस दिन लगना स्टार्ट हो जाना कि बहुत बड़ी चीज़ें लिखते लिखते आभास हो जा कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत लिखना पड़ता और मैं विद इन टाइम में कैसे लिखते जाऊंगी, लेकिन लिखना मत छोड़ रहा तुम एक दिन उसके बहुत करीब पहुंच जाओगे। चलो तुम यहाँ तक तो आए, जरा उनके बारे में सोचो जो यहाँ तक कभी आए ही थी। इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि तुम यहाँ तक आए, कि तुमने आज सोचना स्टार्ट कर दिया कि अगर मैं 8 मिनट में लिखने पाऊंगी तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। तुम्हें पक्का सच्चाई पता है इसकी, तो इसे लिखने में तुम 25 मिनट में लगाओगे तो कोई बात नहीं। तुमने आज सोचा तो तुम 25 मिनट लगा रही,
दिक्कत उनके लिए जिन्होंने कभी सोचा नहीं कि तू 25 मिनट भी लगा के है, तो तुम उनसे आ गई समझ। अब मेहनत करी तो 20 पे भी आ जाएगी, और मेहनत करोगी तो फिर 8-15 मिनट पर, फिर 8-7 वही मिनट में आ जाएगी सब चीज़ें। सारा खेल तो याद होने का, जब याद हो ना दिमाग में, सब डाटा दिमाग में पढ़ाओ, फिर नहीं रुकता काम। बात समझ में आ? हाँ तो नहीं चले, ये कहानी समझ में आया? तो बताओ, अगर पब्लिक सेक्टर को अगर हम रेगुलेट करना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर को रेगुलेट करना चाहते होंगे, नियंत्रित करना चाहते हैं, उसे नियमित करना चाहते होंगे, तो किसकी आवश्यकता होगी? आरटीआई। उस पर नियंत्रण रखने के लिए कौन आया? आरटीआई। और प्राइवेट सेक्टर पर नियमित करने के लिए कौन आया? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कौन आया? हेडिंग बनाओ, निगमित शासन, चैप्टर का नाम है निगमित शासन। निगमित शासन, दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चले, जो हमारे पास प्रशासन, प्रशासन में क्या चाहिए? मुझे जवाबदेहिता। जवाबदेही लोग क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। प्रशासन के अंदर जवाबदेहिता और क्या चाहिए? पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी। ठीक, तो ये बताओ, तो जो पारदर्शिता होनी चाहिए और जो जवाबदेहिता होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए? प्रशासन के अंदर क्या होनी चाहिए? जवाबदेहिता। और क्या होनी चाहिए? पारदर्शिता। क्या ये केवल सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी? अगर तुम सब काम सरकार के ऊपर छोड़ दोगे तो तुम क्या करोगे? जितने जब इस मैंने कहा जो हमारा प्रशासन होगा उसके अंदर जवाबदेहिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या केवल सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी? क्या जी नहीं, इस सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी नहीं है। ये ना सरकारी तंत्र के साथ साथ जो निजी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर, इसकी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होगी कि नहीं बनती होगी? ठीक, एक लाइन लिखो, देखो आराम से लिखना स्टार्ट करो पहले प्यार के साथ। प्रशासन में लिखते वक्त ये देख लेना क्या लिख रहे हो। प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। केवल प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता केवल सरकारी तंत्र की ही जिम्मेदारी नहीं है। केवल सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी नहीं है। केवल सरकारी तंत्र की ही जिम्मेदारी नहीं है। मैं यहाँ क्लास पर खड़ा होकर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे अंदर भाषा शैली का विकास हो सके। नहीं तो मैं 20 मिनट में समझा के निकल जाऊँगा पूरा चैप्टर। समझ में आया क्या लिखा? बल्कि निजी क्षेत्र को भी इसमें समान उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। बल्कि निजी क्षेत्र को भी इसमें समान उत्तरदायित्व निभाना चाहिए।
उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी, निजी क्षेत्र को भी इसमें समान उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। प्रशासन में जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता सरकारी तंत्र की ही जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र को भी इसमें समान उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। अब ये बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक, अब जरा एक बात बताओ, चलो इधर देखो, ये हमारा देखो, ये हमारा सरकारी कार्य, ये हमारा प्रशासन। आज इस प्रशासन के अंदर ना, पता किसकी बात कर रहे हैं? इस प्रशासन के अंदर मान लो यहाँ जितने भी कार्य करे जा रहे हैं, इस एरिया के अंदर जितने भी कार्य करे जा रहे हैं, वे सारे सारे सरकार के द्वारा करे जा रहे हैं। सरकार हर चीज पर सरकार का नियंत्रण। मान लो पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर है, रेलवे सेक्टर पर सरकार का नियंत्रण। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका इतना हिस्सा बेच दो, इतना हिस्सा बेच दो, और सरकार को ना लीज पे जो लीज पे दे दो। लीज का मतलब क्या हो? पीपीपी, पीपीपी की बात कर रहे हैं, पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी सार्वजनिक भागीदारी, निजी पब्लिक सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक निजी भागीदारी। आए समझ में कि इसके अंदर ना जो सार्वजनिक काम हो, जो सरकार का कार्य होगा, उसके अंदर निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देना चाहिए, उसका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। समझ में आया बात? उससे क्या होगा? गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। कोई सब प्राइवेट हॉस्पिटल न सरकारी हॉस्पिटल था, उसके अंदर तुम प्राइवेट हॉस्पिटल बना दो, उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट कर दो, तो गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है? लोग पहले दिन बात करते, अब ना लोग देखो यूपीएससी की तैयारी करनी ना, तो तुम्हें ना क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे जाना होगा। किस पे जाना होगा? कितना पढ़ रहे महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अंदर दम कितना, आउटपुट कितना निकल पाया, वो हो जाता है महत्वपूर्ण। समझ में आया बात है? तो क्वांटिटी की जगह किस पे बात करनी? क्वालिटी पे बात करनी। तो जरा एक बात बताओ, ये हमारा प्रशासन के अंदर जो निजी आज वर्तमान समय में बात करी जा रही है कि वर्तमान समय में ना इस प्रशासन के अंदर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सारी चीज प्राइवेट कर देनी चाहिए। कहते हैं लोग, आरोप लगाते हैं, वर्तमान समय की सरकार पर आरोप लगा जाते हैं कि सरकार ना सब चीज प्राइवेट करती चली जा रही। अभी फिर गुणवत्ता भी तो ऐसी ही होगी, गुणवत्ता भी तो ऐसी ही होगी। आज समझो, तुम क्वांटिटी पे ध्यान देते हो, तुम्हें तो हर चीज मुफ्त में चाहिए। समझ में आई बात? आज की जनरेशन अलग, उसे ना वो पैसा चुकाने के लिए तैयार है, उसके पास पैसे है, वो मूल्य चुकाने के लिए तैयार है, उसके पास समय का अभाव है। इसलिए प्रशासन को ना अगर तुम सुदृढ़ बनाना चाहते हो, समझ, उसे सत्यनिष्ठ बनाना चाहते हो प्रशासन को, तो उसके लिए तुम्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा। तो दिया जा रहा। आज समझ, कहा जाता है जब ना एफडीआई आया था तो बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर ना एफडीआई को आने की अनुमति नहीं है। आज सारे सेक्टर खोल दिए गए, हर क्षेत्र के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी सार्वजनिक निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक का मतलब सार्वजनिक, प्राइवेट का मतलब निजी, पार्टनरशिप का मतलब भागीदारी। बढ़ावा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। सरकार कहती है इतना हिस्सा तुम अपने पास रख लो, इतना हिस्सा हम अपने पास, इतना हिस्सा हम बेच देने वाले, इतना हिस्सा तुम अपने पास रख देंगे, इतना हिस्सा बेच देने वाले। बेच देने वाले मतलब निजी क्षेत्र। हो सकता है ये जो निजी क्षेत्र है ना, ये कल इस क्षेत्र में जाकर शोषण करना स्टार्ट कर दिया आम आदमियों का। हम लोग चलो रूट की स्टेशन, हमारे पास रूट की स्टेशन, उन्होंने कहा हमने पूरा प्राइवेट कर दिया, चलो प्राइवेट कर दिया। पहले उन्होंने टिकट दिया सहारनपुर जाने के लिए 50 रुपए का, पहले मिलता था जब सरकार के अंडर में था। तो उन्होंने क्या करा, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उन्होंने टिकट 150 रुपए का कर दिया। कितना कर दिया? 150। तो फिर आम आदमी एक्सिस से बाहर चला जाएगा, ये सर नो। तो सबसे पहले फिर आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो ये बताओ, ये निजी क्षेत्र के द्वारा एक प्रकार का शोषण नहीं होगा? इसके लिए कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए, तभी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया, तभी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया। अब इन तभी जवाब मांगा जाएगा। समझ बात है? अब यहाँ तुम बैठे हुए, यहाँ तुम बैठे हुए, तुम प्राइवेट इंसान हो, सरकारी थोड़ा ही हो। मैं तुमसे क्या क्या पूछ सकता हूँ? दिखाओ ना, फोन चेक कर लो, क्या कर रही है, करा सकते नहीं कर सकते? क्यों? प्राइवेट बात जरूर है। तो एक प्रकार का ये भी तो गवर्नेंस है, ये क्लास का गवर्नेंस है। कितनी देर होगी रखा हुआ? इतना बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम? चलो लिखो, क्या लिखा तुमने? बताओ, बताओ बताओ क्या लिखा हो?
देखो, वर्तमान समय में जब प्रशासन में वर्तमान समय में जब प्रशासन में पीपीपी ब्राइट में लिखना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिख दिया। उसके आगे लिख लेना सार्वजनिक निजी भागीदारी, हिंदी में भी नाम लिखना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। स्पेलिंग देख रहे बच्चे, बताओ कितने महान लोग हैं यहाँ पे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सार्वजनिक निजी भागीदारी लिख लिया, को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, साझेदारी, साझेदारी नहीं, या भागीदारी लिख दो, भागीदारी अच्छा वर्ड होगा, भागीदारी। सार्वजनिक निजी भागीदारी लिख लिया, भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बताओ, जब सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा तो इसका जवाब मांगा जाना चाहिए, इसके कार्यों में तो पारदर्शिता होनी चाहिए। आया समझ में? तो लिखो, दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र के कार्यकरण में भी, तो ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र के कार्यकरण में भी, तो ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र के कार्यकरण में भी निजी क्षेत्र के कार्यकरण में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता अनिवार्य है। पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता अनिवार्य है। पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता अनिवार्य है। यस और नो? इतना बात बताओ, समझ में आई नहीं? यहीं से देखो, यहीं से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विचारधारा का जन्म हुआ। यहीं से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विचारधारा का जन्म हुआ। ठीक, विचारधारा है। ठीक है, वो इधर देखो, हमारा कौन सा सेक्टर है? कौन सा सेक्टर? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर देख लो इधर, ये हमारा निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, जो सरकार हो, सरकार आपके लिए कार्य करती होगी, सरकार आपके लिए कुछ भी कार्य करती हो, लेकिन सरकार का उद्देश्य क्या हो? जो सरकारी क्षेत्र, उसका उद्देश्य क्या हो? सरकार क्यों करती है आपके लिए कार्य? उसका एक ऑब्जेक्टिव हो, उद्देश्य। उद्देश्य हो नहीं होता तो क्या उद्देश्य हो सरकार का? सरकार का जो ऑब्जेक्टिव हो ना, बताओ सरकार का ऑब्जेक्टिव है। सरकार चाहती है जन कल्याण पर ध्यान देती है। ये बात सही है गलत है? सरकार आपके लिए जितने भी कार्य, नीतियां, योजनाएं बनाती है, क्यों बनाती है? ताकि जनता का कल्याण किया जा सके। यस और नो? अच्छा, जो निजी क्षेत्र होगा, निजी क्षेत्र अपनी नीतियां बनाएगा, उसका भी एक उद्देश्य होगा। तो निजी क्षेत्र का क्या होगा? एक उद्देश्य होगा। नहीं, बिना उद्देश्य के तो कुछ है ही नहीं। इसका भी उद्देश्य होगा, इसका भी ऑब्जेक्टिव होगा। होगा नहीं? उसका ऑब्जेक्टिव होगा। जब इसका ऑब्जेक्टिव होगा, क्या इसका ऑब्जेक्टिव जन कल्याण करना होगा? प्राइवेट जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन का काम क्या होता है? पहले प्रॉफिट, पहले से रोकड़ा चाहिए। अच्छा, इसका मतलब इसका काम और सिर्फ लाभ कमाना, उसके लिए पहला। ये सुन लो, अब बताओ, इसका काम लाभ कमाना होगा तो ये आम आदमी का शोषण नहीं करने वाला।
इसलिए भी तो हम ना सन 2013 के अंदर ना सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम 2013 के तहत प्रत्येक कॉर्पोरेट घराने अपने 3 वर्ष का 3 साल की 3 वर्ष का ना 3 वर्ष हमने इन पर रेगुलेट कर दिया। सरकार से बाहर थोड़े चले जाएंगे, सरकार की अनुमति के तहत तुम कंपनी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। जितना भी तुमने लाभ कमाया, अच्छा तुम ट्रेन में खाना बेचते हो, एक ट्रेन में खाना बेचने वाली कंपनी, अच्छा 3 साल में तुमने लाभ कमाया, अच्छा एक काम करो 3 साल में जितना भी तुमने लाभ कमाया ना उसका 3% हिस्सा एक तरफ निकाल कर रख दो, और ये ना हम सरकार के यहाँ सर्टिफिकेट जमा करो जाकर, ये दिखाओ तुमने कि 3% हिस्सा ना, ये 3% हिस्सा तुमने सामाजिक क्षेत्र में खर्च करा, तुमने हॉस्पिटल में खर्च करा, तुमने स्कूल पर खर्च करा, ये दिखाना पड़े। सरकारी खाते में डाल नहीं सकते तुम, सरकारी खाते में दिखाओ तुमने कि तुम सामाजिक कल्याण में काम करा। सरकार ने बहुत अच्छा अधिनियम बनाया, इससे बेस्ट हो सकता क्या, लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी नहीं होगी, पता क्या होगा इसका दुरुपयोग। देखो कितने बुरे तरीके से दुरुपयोग हो इसका। जो सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम सन 2013 के तहत CSR का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व, सब कॉर्पोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व था ना, उसके तहत जो 3 साल की जो नेट वर्थ का जो पैसा आता था उस पैसे की ना अंदर सेटिंग हो जाती है। पता क्या करते हैं जो कॉर्पोरेट घराने थे ना, ये किसी हॉस्पिटल के पास जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के पास चले गए, उस तो करना था 3% हिस्सा खत्म। 3% का मतलब उसने 10 मान लो 1000 करोड़ रुपए कमाए उसने, 1000 करोड़ का 3% निकाल दो तो 3 कितना बैठेगा, 2% बैठता, 2% का मतलब बताओ कितना बैठेगा, 200 करोड़। तो 200 करोड़ रुपए से भूमानंदम खर्च करने हैं कोई किसी कंपनी को। अच्छा भूमानंदम खर्च करने हैं ना, तो पता क्या करेंगे, 200 करोड़ नहीं खर्च करने के, भूमानंद वालों को पता क्या कहेंगे, भूमानंद वाले भी कहाँ, भूमानंद वाले 200 करोड़ का इलाज फ्री कर देंगे। पता क्या करेंगे, भ्रष्टाचार की देखो जड़ कितनी गहरी। भूमानंद के यहाँ से सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो कहेंगे तुम बना दो, इलाज दिखा दो, फ्री में दिखा दो, चढ़ा दे सर्टिफिकेट, अंदर सेटिंग होगी और ये 200-300 पेशेंट का इलाज फ्री दिखा देंगे हमने, इनका इलाज फ्री करा, जब इनका इलाज फ्री करा उनका सर्टिफिकेट बनवाया, फिर उनकी गठजोड़ हो जाएगी, वो सारा का सारा पैसा उनके पास चला जाएगा, कुछ पैसा उनके पास चला जाएगा, खर्च होता ही नहीं सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम। यहाँ इसका भी जबरदस्त मात्रा में शोषण हो रहा है। हाँ CSR वाला टॉपिक वहाँ भी पढ़ेंगे। तो CSR के तहत जो पैसा दिया ना 3 साल का जो नेट वर्थ हो, नेट वर्थ इनकम, जो नेट वर्थ हो उसका ना 2% हिस्सा सामाजिक कार्यों में खर्च करना होगा। ऐसा कहा गया जो हमारा ये निजी क्षेत्र होगा, क्योंकि इसका मकसद लाभ कमाना। इसे समझाया गया कि तेरा मकसद लाभ कमाने नहीं है, तेरे पास जो कंपनी लगाई तूने उस कंपनी के अंदर जो पैसा आया वो पैसा ना तू बैंक से ले गए थे, बैंक से जो पैसा ले गए थे ना वहाँ आम जनता का पैसा था, ये मत भूलो। बैंक कार्य नहीं कर सकता, बैंक की चाहता, बैंक का प्राथमिक उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर आए और पैसा जमा करें। और ये कंपनी वाले लोग क्या करते हैं, वहाँ से पैसा ले तो भूल जाता, उसे ये बात नहीं पता, उसे तो पता बस उसे बैंक को लौटाना पैसा। बैंक के पास पैसा कब आता, जब जनता ने जमा करा होगा। हम तो जाकर जमा करते हैं, मेरे बैंक में SBI के बैंक में 50,000 रुपये जमा, कितने 50,000 रुपये जमा, 50,000 मेरे पास और कुछ नहीं है मेरे पास, समझ में बात है। तो 50,000 रुपये जमा तो ये तो रखे बस साइड में। एक दूसरा कॉर्पोरेट वाला आया वो पैसे लेके चला गया, उसने बैंक ऐसे तो पैसे कमाते हैं। बैंकिंग खतरनाक बिजनेस है, समझाऊंगा तुम्हें, बैंकिंग एक प्रकार का बिजनेस है, समझ में आई। तो सरकार को यह बात समझ में आई, सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम सन 2013, इसमें शायद बदलाव हुए थे, देख लेंगे सर। 3 वर्ष का ना 3 वर्ष की नेट वर्थ का 2% हिस्सा सामाजिक कार्यों में खर्च करना होगा। वो सामाजिक कार्य क्या हो सकते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र हो सकता, चिकित्सा यानी स्वास्थ्य क्षेत्र जिसे हम चिकित्सा क्षेत्र कहते हैं, मेडिकल फील्ड में खर्च कर सकते हो तुम, या फिर अनाथालय में उसे वहाँ तो सर्टिफिकेट बनाना होगा, फिर गवर्नमेंट के यहाँ जमा करना होगा जाकर। समझ जो इनकी संस्था बनी हुई जाकर जमा करेंगे, सर्टिफिकेट दिखाएंगे, देखो जी हमने खर्च कर दिया। फिर उनका एक अधिकारी आएगा, दिखाओ तुम्हारे पास सर्टिफिकेट कहाँ, तुमने कहाँ खर्च करा, आए समझो, उस अधिकारी को पैसे दे दिए जा। सोच सकते हो तुम कितना बुरा हाल है, समझ बात है। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार को तुम खत्म करना चाहते हो, तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तुम्हें महात्मा गांधी की नियम रेगुलेशन बजाना होगा। महात्मा गांधी साफ साफ कहते थे, कितना ही बाह्य पक्ष में बदलाव कर लो, जब तक आंतरिक पक्ष में बदलाव नहीं होने वाला है तब तक कभी नहीं सुधरने का। अभी तुम्हारे गांव में पंचायती चुनाव हो रहे, एक व्यक्ति का नाम बता दो जो प्रधान बनने के लायक है, तुम्हें लग रहा है, तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो, ऐसा समझ, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का प्योर उल्लंघन हो रहा है। ये बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संविधान निर्माता होंगे उनकी कितनी गहरी सोच थी। वे भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते थे, यहाँ तो खुला तुम्हारे सामने भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं भी यही बात पूछ रहा था खड़ा होकर,
सब लोगों से मैं भी यही बात करने की कोशिश कर रहा था कि इसके लिए, इसमें रिफॉर्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। क्या तुम गांव के आदमी को समझा पाओगे कभी? उनके लिए तुम्हारी समझ में सब चीज़ें बात तैयारी होगी, हो क्या रहा गाँव के अंदर, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो। तब तक मैं इतना पढ़े लिखने के नहीं ना, तब तक उन्हें समझ में नहीं आने का। और इतना पढ़े लिखने में ना जितना तुम पढ़ रहे हो, इसके लिए ना एक पीढ़ी तो मारनी पड़ेगी, अगली पीढ़ी को इस तरह शिक्षा देनी पड़ेगी जैसे मैं दे रहा हूँ, तब जाकर कुछ हो सकेगा। ऐसा बनने में कितने साल लगेंगे? 100-150 साल। और मैंने क्या कही थी, एक कल्चर को बदलने में कितने साल लगते हैं? 100-150 साल लगते हैं। तो मेरी बात ही ना मानते। बात समझ में आया? लेकिन गलत है ना, इनलीगल काम कर रहे सब, इसमें सब सारे लोग इन्वॉल्व हो। समझ में आया बात? है हम किसी भी कैंडिडेट को नहीं कह सकते कि प्रधान बनने के लायक हो, डायरेक्ट बता रहा हूँ। एक भी इंसान ऐसा नहीं है, एक बताओ जो प्योरिटी के साथ लड़ रहा हो, सामने खड़ा होगा और निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ रहा हो, और जो भ्रष्ट ना हो। और एक चीज तुम्हें सबसे बड़ी चीज दिखाई देगी तुम्हें, पंचायती चुनाव ना, जो पंचायती चुनाव हो वे ना व्यक्ति को दो विपरीत धारा मारते चले जा, वहाँ जातिवाद ज्यादा चरम पर उभर का वैसा। समझ आई बात? एक ही बात बोल रहे अपने को ही वोट देनी, मतलब ये भी ऐसी मानसिकता भी इनके दिमाग में सेट हो पहले से, चाहे वो मेंबर का चुनाव लड़ रहा हो। समझे? ऐसी मानसिकता पहले से सेट हो कि तुम्हारे सबके घर में सबके। समझ आई बात है? और कभी कभी तो तुम्हारे मुख से भी निकलता होगा, इतना हावी तुम्हारे पर जातिवादी, तुम्हारे पर इतना हावी, अपने कोई पक्ष को वोट देनी। समझ आई बात है? और एक क्वेश्चन हमारा यूपीएससी पूछे जातिवाद को, फिक्स पूछेगा। समझ आई बात है? इसी की जरिए भी बहुत गहरी। समझ में आया नहीं बात है? इतना बुरा हाल है सुनो। चलो देख लो, कोई बात इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? तो जो मैं डायग्राम बनाया हूँ ना, ये वाला जो डायग्राम तुम बना दो यहाँ, इतना ही ऐसे ही डायग्राम बनाओ, भी बनाओ। चलो लिखो, इतना डायग्राम बनाने के बाद, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम यहाँ बैठ कर साथ सजावट करो, जल्दी लिखो फटाफट। लिखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसे यह है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसे ऐसे यह है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आशय यह है कि लिया निजी क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियां, कि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां अपने प्रशासन में जवाबदेही बने, निजी क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रशासन में जवाबदेही बने तथा अपने सामाजिक सरोकारों मतलब सामाजिक कार्य से जुड़ने, सामाजिक सरोकारों से जुड़ने, के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ने के साथ साथ आर्थिक कार्यों में भी नैतिक मूल्यों को अपनाएं, आर्थिक कार्यों में भी नैतिक मूल्यों को अपनाएं, नैतिक मूल्यों को अपनाएं।
कोई दिक्कत समझ में आया? दोबारा फिर समझ लो, दोबारा फिर समझ लो। पब्लिक सेक्टर में ना जो काम आरटीआई करता था, प्राइवेट सेक्टर में वही काम कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता। इतनी बात बताओ सूर्य भाई, पब्लिक सेक्टर में जो काम आरटीआई करता था ना, ठीक, निजी क्षेत्र में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में वही काम हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता होगा, निगमित शासन करता होगा। हमारे पास प्रशासन में जवाबदेहिता और जो पारदर्शिता, ये केवल सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आया बात? यार जिम्मेदारी होगी निजी क्षेत्र को भी, इसमें ना अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए निजी क्षेत्र को भी। अच्छा, उसके बाद हमने तुम्हें समझाया कि आज वर्तमान समय में ना जो प्रशासन हो उसके अंदर है ना, प्रशासन के अंदर निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती चली जा रही है। प्रशासन के अंदर जो निजी क्षेत्र है ना, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता जा रहा है। आज पूंजीवाद ना भारत के अंदर भी पूंजीवाद तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा। वैश्वीकरण के आज 30 सालों के बाद भी ना जो पूंजीवाद है वो अपने पैर पसारते चला जा रहा है, और अपनी उसकी जो चादर है ना वो बड़ी होती चली जा रही। समझ में आई बात? है उसकी चादर बड़ी होती चली जा रही। किसकी? वैश्वीकरण की मतलब पूंजीवाद की। और जब पूंजीवाद पर जन्म लेगा ना तो ये समझ जाओ निजी क्षेत्र की बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। जब हम 1991 में एफडीआई आया था हमारे यहाँ, तो कुछ ही क्षेत्रों में एफडीआई अलाउ था। आज लगभग सभी क्षेत्रों में एफडीआई अलाउ हो चुका। कृषि क्षेत्र में यहाँ को परमिशन दे दी गई थी, तो वो तो तीनों कृषि कानून वापस कर लिए गए। नहीं तो बाहर का जो जोन था ना मेरा मित्र, वो हमारे यहाँ का कृषि जो कृषि है उस कृषि के अंदर आधुनिक जो उपकरण है उनके यहाँ के पैदा लगाता, और यहाँ को हाई प्रोडक्टिविटी निकाल कर यहाँ तो मार्केट में सामान लेके जाता। वो तो भला हो इनका, किनका? इनका किसानों के आंदोलन का। उन्होंने आने नहीं दिया बिल्कुल भी। समझ में आई बात है? लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आता, उसके फायदे भी होते, नुकसान भी होते। इतना बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जब प्रशासन के अंदर निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती चली जा रही नहीं, सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी से तो बोलते हैं पीपीपी के तहत हम काम कर रहे हैं। पीपीपी का मतलब हो सार्वजनिक निजी भागीदारी। इसका मतलब हम जो निजी क्षेत्र है ना उसकी भागीदारी लगातार बढ़ती चली जा रही सार्वजनिक कार्यों के अंदर। ये सर नो? तो बताओ हम ना इस बात का डर है कि हमें पता बताइए जो सार्वजनिक क्षेत्र हो उसका जो ऑब्जेक्टिव हो ना वो क्लियर हो, उसका ऑब्जेक्टिव हो जन कल्याण करना। लेकिन हमें ना इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है हमें इस पर विश्वास नहीं आता। इसका ऑब्जेक्टिव एक ही काम हो, लाभ कमाना। तो हमने ना इसे रेगुलेट करने के, नियंत्रित करने के लिए एक जो भारत की संसद हो उसमें एक अधिनियम पारित किया, सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम सन 2013। उसके तहत कहा गया कंपनियां हो, तुम सुनो आज की बात, बदतमीजी खिलाना बंद। जितना भी तुम नेटवर्थ 3 साल के अंदर जितना भी तुम्हारी नेटवर्थ होगी, जितना तुमने प्रॉफिट कमाया होगा उसका 3% हिस्सा सामाजिक का, 2% हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाओ। इसे हम CSR बोलते हैं। CSR, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। समझ में आई बात? ये जिम्मेदारी होगी, 2% हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाओ। ये सर नो? कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? उसके बाद आज के समय में तुम क्या देखो, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, इसका मतलब क्या हो कॉर्पोरेट? अगर तुम इस सारी बात को तुम शॉर्ट में समेटना चाहो तो ऐसे कह सकते हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, मैंने कहा निजी क्षेत्र, अच्छा निजी क्षेत्र अपनी, मैंने कहा बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है प्रशासन में, निजी क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनी आ रही, तो इनका जो प्रशासन होगा ना इसे जवाबदेही बनाना चाहिए, और इन्हें ना अपने सामाजिक सरोकारों के साथ साथ जोड़ने के साथ साथ आर्थिक कार्यों में भी नैतिक मूल्यों को अपनाना होगा। यानी जो निजी क्षेत्र, अच्छा अंबानी अडानी कंपनी हो तुम, अब सुनो आज की बात, एक तो तुम आज की बात जवाबदेही बनोगी, लाना ही होगा। क्यों? हो सकता है तो तुम आम आदमी का शोषण करना स्टार्ट कर दो। समझ में आया नहीं बात? यार जवाबदेही बनोगी, पारदर्शी बनोगी, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च करा गया वो भी सारा दिखाओगे तुम। ठीक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसे कहते हैं। और जो तुम्हारे कार्य है ना उसके अंदर भी तुम नैतिक मूल्य लेगाओगे। आज भी हमारे जहाँ न्यूनतम जो मिनिमम वेजेस एक्ट, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उसे कहते हैं, उसके तहत ना उनका भी दुरुपयोग होता। एक महिला को ना काम करने के लिए सिर्फ 8 घंटे के लिए प्रेरित कराया गया, और तुम कंपनी में जाकर देखो आज भी महीने 12-12 घंटे का काम कर रही है। समझ बात? जिससे उनके जो शारीरिक स्वास्थ्य है ना उस पर भी गहरा आघात पहुंच रहा। तो वहाँ तो नियम स्वास्थ्य का खुद ही उल्लंघन हो रहा है, और ये भी कह रखा कि एक एज के बाद महिला काम नहीं कर सकती, वो अपनी मजबूरी के कारण वहाँ काम कर रही, नहीं कर रही, उसके स्वास्थ्य में भांति भांति प्रकार की समस्याएं पहुंच रही। ये सर नो? ठीक, ये भी क्या, ये तो सामाजिक जो हमारे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है इनके भी कानूनों का डायरेक्ट उल्लंघन हो रहा। समझ ये बात? और वहाँ ये भी कह रखा कि एक कंपनी के अंदर जितनी महिलाएं काम कर रही है उनका एक संगठन होना चाहिए। किसी महिला को कोई संगठन नहीं दिखाई देने का। तुम्हें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लिखते चले गए, फॉलो किसने करी? किसी ने भी नहीं। समझ में ये बात? यार तुम भी देख लेना अपने आप को। तुम तो बड़े बड़े बातें करते हो बैठ क्लास में भ्रष्टाचार की। तुम पढ़ोगे तो भी जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा दोबारा, फिर ये पढ़ोगे ना भ्रष्टाचार के बारे में 20 पन्ने भरवाऊंगा भ्रष्टाचार के। अगर तुम अगली बार ना तुम जब मिलोगे फोन में तुम पक्का भ्रष्टाचार में पाए जाओगे।
समझ में आई बात है? ठीक, माइंड सेट इस तरह हो जाए ना कि डेली का डेली बताया जा रहा है, इधर ही भ्रष्टाचार हो रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। एक ईमानदारी, क्या ईमानदार व्यक्ति कर रहा है क्या उसके बीच में आ गए? समझ नहीं बात है? एक अच्छी मछली पूरे जो तालाब, गंदे तालाब को अच्छा नहीं कर सकती, याद रखना बात है, वो खुद गंदी तो हो सके। क्या कहा? समझ में आया बात है? क्या कहा? एक अच्छी मछली ना पूरे तालाब को अच्छा नहीं कर सकती, गंदी तो हो सके। लेकिन पता क्या हुआ? सेबी का नाम सुना सेबी का? नहीं सुना हो? क्या हो? सेबी का नाम हो? जो सेबी हो ना यहाँ, चाहे शेयर मार्केट का नाम सुना? शेयर मार्केट का सुना? शेयर मार्केट को नियंत्रित करने के लिए ना, शेयर मार्केट को नियंत्रित करने के लिए जो कंपनी, जिसके ऊपर सरकारी संस्था जो नियंत्रण करती है, नियंत्रण स्थापित करती है, नियमित करती है, उसे रेगुलेट करती है, उस संस्था का नाम है सेबी। सेबी। शेयर मार्केट में तुम्हारे साथ कोई घोटाला हुआ, शेयर मार्केट में तुम्हारे साथ कोई घोटाला हुआ, क्या हुआ? आवाज आ रही ना? आधार कार्ड पर क्या लिखा हुआ तेरे? तो मेरे मात्र पता है क्या लिखा हुआ? मेरी आवाज ही मेरी पहचान। इतना बात बताओ, समझ में नहीं है? जो सेबी होगी ना, सेबी के द्वारा पता क्या कहा गया कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने, इतनी सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड, इतनी सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड, उन कंपनियों के लिए सेबी ने एक ही बात बोल ली, सुनो कंपनी, बहुत बदतमीजी होगी तुम्हारी, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान लगा के सुनो, और जो बात बोल ली ना उसे लिख लो क्या बोल ली, बताओ क्या बात बोल ली? चलो पहले लिख लो, चलो अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात, लिखो 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 लिखो। क्या लिखे हो तुम बताओ अब तक? हेलो, नमस्ते। अच्छा, किनका? मेरे पास नहीं है उनका नंबर, मेरे पास नहीं है नंबर। इतना टाइम कहाँ पढ़ा रहा हूँ बिजी। लिखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए सेबी ने कहा, लिख लो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए सेबी ने कहा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए सेबी ने कहा, किसने कहा? सेबी ने। समझ में आया नहीं बात? ये कंपनी हमारी कंपनी है, XYZ कंपनी, ये हमारे शेयरधारक, शेयरधारक, इन्होंने तो इसका शेयर खरीदा हुआ। सेबी ने पता क्या कहा? सुनो कंपनी, शेयर भारत में रहना? उसने कहा जी हाँ जी रहना। आज के बाद जो भी शेयर होल्डर्स होगा, उस शेयर होल्डर्स को, उस शेयर धारक को, तुम कंपनी का, जिसने तुम्हारे शेयर खरीदते हुए, वो तुम्हारी संस्था का, तुम्हारी कंपनी का वास्तविक मालिक है, वास्तविक मालिक। और वो भी कौन सा होल्डर हो? इक्विटी शेयर होल्डर। इसके आगे मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, तुम इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं? अगर इकोनॉमिक्स ना पढ़ते तो समझ में आता तुम्हारी क्या होता है। ये सर नो, इसका मतलब सेबी के द्वारा कहा गया, सुनो कंपनी, कोई सी भी कंपनी हो, तुम म्यूचुअल फंड वाली कंपनी हो, शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, जिस बंदे ने तुम्हारा शेयर खरीदा हुआ, शेयर कौन खरीदेगा? इक्विटी शेयर होल्डर वाला। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर वाला जो तुम्हारा शेयर खरीदा, वो तुम्हारी संस्था का वास्तविक स्वामी है। कैसा स्वामी? समझ में आया बात? या और तुम्हें ना उसके प्रति ट्रस्टीशिप होना चाहिए, ट्रस्टी होनी चाहिए, तुम उसके प्रति न्यायसी होने चाहिए। न्यायसी का मतलब तुम्हें न्याय देना होगा उसे। ये सर नो, इतनी बड़ी बात कह दी सेबी ने। सेबी पता लग गया क्या हो? शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाई गई, एक पूर्व संस्था, उस इंस्टीट्यूट का नाम, उस संस्था का नाम है सेबी। सेबी का नाम बताऊं? सरकारी प्रतिभूति, चलो छोड़ दो, बाद में देखिए, बहुत लंबा नाम है।
अभी इसकी बात करने वाले आज आज इसकी बात करने वाली इकोनॉमिक्स में भी। चलो लिखो, क्या लिखे हो तुम? ने कहा जब कोई कंपनी, सीबी ने कहा जब कोई कंपनी अपने शेयर धारकों को मान्यता देकर, जब कोई कंपनी अपने शेयर धारकों को मान्यता देकर उसे नहीं, उन्हें लिखो, उन्हें संस्था का वास्तविक स्वामी स्वीकार करे, उन्हें संस्था का वास्तविक स्वामी स्वीकार करे, उन्हें संस्था का वास्तविक स्वामी स्वीकार करे। तो उन्हें, तो संस्था को शेयर धारकों के प्रति ट्रस्टी मतलब न्यासी, ट्रस्टी हिंदी में लिखियो। वैसे मुझे पता तुम्हें कितना बड़ा इंग्लिश मैन नहीं है। ट्रस्टी हिंदी में न्यासी होना चाहिए। इतनी बड़ी बात सेबी ने कमेंट कर दिया, बताओ। Yes or no? तो बताओ, निजी क्षेत्र के अंदर जब हम निजी क्षेत्र के अंदर बात करते होंगे उसे रेगुलेट करने के लिए, तो कौन सी संकल्पना उभर सामने आई? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, मतलब निगमित शासन की। यस और नो? जरा एक बात बताओ, इधर देखो, जो निगमित शासन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उदय कब हुआ? 1929 की जो महामंदी आई थी, जो न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज था, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसमें जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने थे ना, उनके द्वारा भी ये बताया गया, उन पर आरोप भी लगाया गया कि इनके कार्यों के अंदर ना पारदर्शिता नहीं आती, जवाबदेहिता नहीं आती। दूसरी भाषा में ऐसा कह सकते हैं, इनके कार्यों के अंदर गोपनीयता थी। और जब तुम जो कॉर्पोरेट घराने होंगे, इनके अंदर जो गोपनीयता होगी, तो उसके कारण क्या होगा? तो जो चीज़ें बाहर नहीं आने की, जिस कारण क्या हुआ? वैश्विक मंदी आई, जिसे हम यूरोप की महामंदी के नाम से जानते हैं और वैश्विक आर्थिक महामंदी के नाम से जानते हैं, जिसने लगभग पूरी दुनिया को प्रभावित किया। लेकिन भारत में उसको कुछ भी असर नहीं पड़ा था। समझ, भारत का प्रोडक्टिव टाइम भी इतनी ज़्यादा थी 1929 के समय में। तो अंग्रेजों ने बंगाल को ना बर्बाद कर दिया। वो बाद में बात करेंगे, हिस्ट्री का वो अलग पक्ष होगा। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? उसके बाद क्या हुआ? तो उनका जो कॉर्पोरेट घराने थे, कॉर्पोरेट घरानों के अंदर ना उनके प्रशासन के अंदर, उसके प्रशासन के अंदर गोपनीयता थी। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, पारदर्शिता नहीं आती, खुलापन नहीं आता, जवाबदेहिता नहीं आती। जिसके कारण एक कारण ये भी बना कि यूरोप के अंदर ना महामंदी आई, 1929 की आर्थिक महामंदी आई। एक कारण ये भी था उन कारणों में। जब मैं समझ में आया बात क्या? तो अब कॉपी में हेडिंग बनाओ सब बच्चा लोग कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उदय का कारण, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उदय का कारण। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उदय का कारण। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक प्रकार की विचारधारा है। यह विचारधारा, इसमें लिखो, यह विचारधारा यह विचारधारा 1929 की आर्थिक महामंदी से जुड़ी हुई है।
यह विचारधारा 1929 की आर्थिक महामंदी से जुड़ी हुई है। ठीक, जुड़ी हुई है न्यूयॉर्क, इसमें लिखो, उसके बाद जुड़ी हुई है न्यूयॉर्क शेयर बाजार, ऐसे लिखो न्यूयॉर्क शेयर बाजार, न्यूयॉर्क शेयर बाजार में मंदी का एक कारण कोमा लगाओ विश्व के बड़े कॉरपोरेट घराने, विश्व के बड़े कॉरपोरेट घराने घरानों लिखो, घराने जाए, घरानों ने शेयर धारकों के हितों को अनदेखा कर दिया, शेयर धारकों के हितों को अनदेखा कर दिया। वही तो वास्तविक स्वामी थे, शेयर धारकों के हितों को अनदेखा कर दिया। इस वाली को कंपनियों का उत्तरदायी पूर्ण रवैया, कंपनियों का उत्तरदायी पूर्ण रवैया तथा गोपनीयता इस मंदी का कारण बना, इस आर्थिक महामंदी का कारण बना, रवैया इस आर्थिक महामंदी का कारण बना। समझ में आया? यस और नो? ये बाद में क्या हुआ, तब जाकर इन्होंने जो कॉर्पोरेट घराने थे, इन्होंने फिर सीख ली। इन्होंने कहा कि जो शेयर धारक है इनके हितों को इग्नोर नहीं करना होगा, इनका जो उत्तरदायी पूर्ण रवैया अपनाया हमने और जो गोपनीयता अपनाई इसे हटाना होगा, अर्थात हमें एक नई संकल्पना का उभार लाना होगा जिसका नाम था कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या नाम था? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लेकिन कहते हैं किसी का भी अच्छा वक्त नहीं जता, जरूर नहीं आपके साथ आज अच्छा हो रहा, हो सकता कल बुरा हो जाए। यस और नो? 1929 के समय में ना 1929 के समय में इधर मेरे हाथ पर समझ लो, मान लो यहाँ पूंजीवाद था, चरम था। अब उसके बाद 1929 में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसे हम समाजवाद कहते हैं। अब जैसे समाजवाद का जन्म हुआ ना, समाजवाद का उभार इतनी तेजी के साथ हुआ, जो था ना, जो पूंजीवाद था ये उदासीन हो गया, जहाँ आया था वहीं रहा, और समाजवाद से छोड़कर इतना आगे निकल जा चुका था, 60-70 के दशक तक बहुत आगे जा चुका था समाजवाद। सब देश समाजवादी उससे चले जा रहे थे। आया समझ में? तो जो पूंजीवाद की अवधारणा थी ना, वो वहीं की वहीं शांत हो चुकी थी, और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विचारधारा थी वो भी वहीं की वहीं शांत हो चुकी थी, उदासीन हो चुकी थी, उसमें भी उदासीनता छाई थी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जब तक प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं बढ़ने वाला, प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी क्षेत्र आगे नहीं बढ़ने वाला, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्या होगी वहाँ? कहीं सरकारी क्षेत्र में थोड़ा ही काम करेगा, और सरकारी क्षेत्र का संबंध किससे होगा? सरकारी क्षेत्र का संबंध तो समाजवाद से होगा, और जो पूंजीवादी होंगे लोग, उसका क्षेत्र किससे होगा? निजी क्षेत्र से होगा।
और जो निजी क्षेत्र था वो तो अभी वहीं उदासीन बना हुआ था। तो ये ना लगभग 70 के दशक तक, यानी 80 के दशक तक पहले ना जो पूंजीवाद था ये उदासीन बना रहा, और 1980 के दशक के बाद इस पूंजीवाद था, समाजवाद रुक गया और तेजी के साथ उभर गया। जैसे 1991 का दौर आया ना, सब इसके ऊपर सब पूंजीवाद हावी होगा, चारों तरफ पूंजीवाद। अब आज पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है हर जगह चारों तरफ, समझ एक बात है। तो 1900 हमने एक अमेंडमेंट करा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, याद हो तुम, और हमने एक समाजवादी शब्द जोड़ा था उसमें, 3 शब्द जोड़े थे नहीं हमने, उसमें से एक शब्द समाजवादी था। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था वो तुम मुझे बता दो। 42वें संविधान था 44वां, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था हमने, उसी समय में जोड़ा था, नहीं जोड़ा था? क्यों जोड़ा था? हम ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम समाजवादी तो है, हम पूंजीवाद की ओर जाएंगे जरूर, लेकिन समाजवादी रास्तों पर चलते हुए जाएंगे। हम पूंजीवाद जाएंगे जरूर, लेकिन समाजवादी रास्तों पर चलते जाएंगे। हम पूंजीवाद की ओर बढ़ेंगे, हम चीजें प्राइवेट करेंगे, एकदम नहीं प्राइवेट करने के, हम धीरे धीरे पूंजीवाद, हम पूंजीवाद को अपनाएंगे जरूर, समाजवादी रास्तों पर चलते हुए, समाजवादी रास्तों पर चलते हम पूंजीवाद को अपनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बल बहुत ज्यादा। ये सर नो, और इसे मैं पॉलिटी में तुम समझा चुका, समझ में आया बात है। इसलिए कहता हूँ सारा रिवीजन करो, और बुक्स पढ़ोगे ना एनसीईआरटी का तो और ज्यादा समझ डेवलप होगा। उससे बेस्ट तो मुझे कोई बुक ही नहीं लगती। आज भी जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ ना, ऐसा लगा तो मैंने बुक पढ़ी ही नहीं, देखा मुझे लगा मेरे सामने नहीं है तुरंत बुक। यार इतनी अच्छी बुक दिखाई दे मुझे, कोई सी बुक पढ़ लो एनसीईआरटी उठा के, सारा कुछ उसके अंदर नया दिखाई दे। जितनी बार पढ़ो ना इतनी बार मुझे नहीं दिखाई देगा बुक, एनसीईआरटी बुक। हालांकि मैं 2-3 बार पढ़ चुका है बुक है, जो तुम पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ गया था उन्हें बुक को, लेकिन जितनी बार पढ़ो ना मतलब कुछ नया ही मिलने वाला बुक से। इतनी बेस्ट बुक है एनसीईआरटी की, समझ में आया? मेरा मानना तुम छठी से लेकर ना, अगर तुम 12th क्लास तक की सारी बुक पढ़ दो तो निमन का तुमसे कुछ नहीं बन सकता। समझ में आई बात है? ऐसी ऐसी पंक्तियां यूज करी हुई इसमें, लिख दिया। अब बताओ क्या लिखे हो यहाँ। उसके बाद 1980 के दशक के बाद क्या हुआ? 1980 के दशक के बाद ना रोल बैक थ्योरी आई, यानी जो थ्योरी थी ना जो 1929 में उदासीन हो गई थी, ये विचारधारा पूंजीवाद, वो दोबारा उभार ली। जब उभार ली तो दोबारा फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की संकल्पना फिर दोबारा उभर का सामने आई। आया समझ में? इतने दिन ना इसका गौण हो चुका था, क्या हो चुका था? पतन हो चुका था इसका। पतन तो कह नहीं सकते, यूँ कह सकते हैं उदासीनता छाई हुई थी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अवधारणा थी। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद ना सोया हुआ था कहीं, समझ में आई बात है। अब पूंजीवाद ना दोबारा चरम पाया, और जैसे आया तो फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम फिर बात करना स्टार्ट कर दिए, और 80 के दशक में तो तेजी के साथ उभार आया। इसे हम रोल बैक थ्योरी भी कहते हैं, रोल बैक थ्योरी। बैक हुआ, बैकअप हुआ नहीं, वही बात है। ठीक, ओके लिखो, लिखो अतः, अभी क्या लिखो तुम? उदाहरण बना, अतः इसमें लिखो, अतः कंपनी में सुधार लाने की सीख दी गई। अतः कंपनी में सुधार लाने की सीख दी गई। कंपनी में सुधार लाने की सीख दी गई। लेकिन इसी बीच 1930 के पश्चात पूंजीवाद एवं समाजवाद की आर्थिक विचारधारा के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया। लेकिन इसी बीच 1930 के पश्चात पूंजीवाद एवं समाजवाद की आर्थिक विचारधारा के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया। आर्थिक विचारधारा के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया, जिस कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विचारधारा उदासीन हो गई। तेरी कभी रह रही थी क्या? अब मैं कहाँ से बोल लूँ बता? कि मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया, जिस कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विचारधारा उदासीन हो गई। जिस कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विचारधारा उदासीन, कौन सी सीन हो गई? उदासीन। अगर लिखो 1980
के दशक के बाद 1980 के दशक के बाद रोल बैक थ्योरी हिंदी में लिख देना, रोल बैक थ्योरी के माध्यम से 1980 के दशक के बाद रोल बैक थ्योरी के माध्यम से 1980 के दशक के बाद रोल बैक थ्योरी को इन्वर्टेड कॉमास में लिखियो, के माध्यम से पूंजीवादी आर्थिक विचारधारा का वर्चस्व स्थापित हुआ, के माध्यम से रोल बैक थ्योरी के माध्यम से पूंजीवादी आर्थिक विचारधारा का वर्चस्व स्थापित हुआ। क्या लिखा है? पूंजीवाद की आर्थिक विचारधारा का वर्चस्व स्थापित हुआ। वर्चस्व स्थापित हुआ तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विचारधारा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विचारधारा पुनः सामने आई। क्योंकि इस समय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ। क्योंकि इस समय बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ। इतनी बार बताओ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। तो जब कंपनी बढ़ती चली जाएगी तो इसमें भाई भतीजावाद जन्म लेगा। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचारी सब चीज़ें जन्म लेगी। लिखो परिणाम स्वरूप, इन सबका परिणाम क्या होगा? लिखो परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार कोमा भाई भतीजावाद, क्या बोलते से लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद कोमा राजनीतिक गठजोड़, कोमा क्रोनिक कैपिटलिज्म, क्रोनी हिंदी में लिखना, क्रोनिक कैपिटलिज्म, क्या लिखा? पता क्या होगा क्रोनिक कैपिटलिज्म? चलो इसका मतलब हो, एक तो नेता लोग हो गए, नेता मिल गया पसंद, नौकरशाही ये भी आपस में मिल गए, इन्हें अलग रहना चाहिए, इन नेताओं से मिल चुके। उसके बाद कॉर्पोरेट घराने में आपस में मिल चुके, मिल चुके नहीं। तो एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसे हम क्रोनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं। नेता, नौकरशाही और जो बड़े बड़े कंपनी वाले लोग से ये आपस में मिलने, इन्होंने गठजोड़ बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसी विचारधारा को हम क्रोनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं। क्रोनिक कैपिटलिज्म
समझ में, और ये घातक हो, क्योंकि नौकरशाही को ना हमेशा, इसलिए एथिक्स से पढ़ा जा, राजनीति से और जो कॉर्पोरेट घराने, इन सब से तटस्थ बने रहना चाहिए, इन सब से दूर बने रहना चाहिए। लेकिन ऐसी विचारधारा जहाँ तीनों तीनों जन्म ले लेंगे ना, यहाँ तो उन्होंने लिखा ना कॉर्पोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म, उसके ब्रैकेट में ये लिख दो नेता प्लस नौकरशाही प्लस, इससे याद भी आ जाएगा तुम्हारे कॉर्पोरेट घराने, ये आपस में मिल चुके थे और ये कठिनाई पैदा करते हैं, भांति भांति प्रकार से प्रशासन के अंदर ना भ्रष्टाचार उत्पन्न करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ? अब वैश्विक स्तर पर फिर क्या हुआ, चलो तो हुआ जो हुआ। वर्ष 1992 की बात बता रहा हूँ तुम्हें, वर्ष 1992 की, देख लो बेटे देख लो। वर्ष 1992 में ना, कब? लंदन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, शेयर मार्केट नाम लंदन स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट की वेबसाइट खोलोगे जाकर, उस पर आराम से दिखाई देगा तुम। अगर तुम यूरोप की मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो ना, अगर तुम पोर्टफोलियो निवेशक हो तो यहीं जाओगे तुम, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाने, पोर्टफोलियो निवेशक हो। और पोर्टफोलियो निवेशक के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कुछ तो पता ही होगा उसके बारे में। चलो तो इसकी ना एक वित्तीय रिपोर्ट परिषद हो, वित्तीय रिपोर्ट परिषद काउंसिल हो एक, इसकी अध्यक्षता करी थी, एक समिति बनाई गई, इसमें यहाँ बनाई गई समिति, इस परिषद के द्वारा एक समिति बनाई गई। इस समिति की जो अध्यक्षता करी थी सर कैडेबरी, सर कैडेबरी, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। ठीक, किस पर? इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस टिप्पणी करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी ना, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वर्ष 1992 में बता रहा हूँ, वित्तीय रिपोर्ट परिषद में के द्वारा एक समिति बनाई गई, उसकी अध्यक्षता सर कैडबरी के द्वारा करी गई थी। इसमें पता क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो समिति बनाई गई थी, इस समिति के द्वारा इसकी जब रिपोर्ट पेश आई, इसने ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परिभाषा बताई। वो पता क्या कहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परिभाषा? मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्या कहा। यूँ कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आशय मतलब पता क्या हो, क्योंकि जो कंपनियां हो ना, इन्हें दिशा निर्देश देना, गाइडलाइंस देना और इन्हें नियमित करना, यानी साधारण भाषा में ऐसा कह सकते हैं, इन्हें नियमित करना कंपनी, जो मैं तुम बार बार बता रहा, वही बात इसने कह दी वित्तीय रिपोर्ट परिषद की समिति के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता सर कैडबरी के द्वारा करी गई थी। उसके कहा गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ऐसे इस तरह की जो कंपनियां ना, कंपनियों के द्वारा कंपनियों के गाइडलाइंस तक कि कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, कौन कौन से नियम से फॉलो करने होंगे, उस पर नियंत्रण कैसे लगाया जाएगा। समझ में यही बात है? ठीक, चलो लिखो क्या लिखा तुमने अभी बताओ। जब हम जो मार्केट हो, जो कंपनी हो, कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होता, वही तो संचालित करता होगा, तो ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित है, वही जवाब देगा। लिखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वह व्यवस्था है ना 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 ना, अभी क्या लिखे हो तुमने बता दो, यहाँ तो लिख दिया कोरोनी, उसके बाद कुछ नहीं कहा। कोरोनी कैपिटलिज्म की समस्या दिखाई दी, कोरोनी कैपिटलिज्म की समस्या दिखाई दी, पहले से लिखो कोरोनी कैपिटलिज्म की समस्या दिखाई दी। कोरोनी कैपिटलिज्म की समस्या दिखाई दी। उसके बाद लिखो वर्ष 1992 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वर्ष 1992 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लंदन स्टॉक एक्सचेंज की वित्तीय रिपोर्ट परिषद में
की वित्तीय रिपोर्ट परिषद में सर कैडबरी की अध्यक्षता में सर कैडबरी की अध्यक्षता में सर कैडबरी की अध्यक्षता में कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित विषयों पर एक समिति का गठन किया गया। सर कैडबरी की अध्यक्षता में कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित विषयों पर एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया। और यह कहा गया कि कॉरपोरेट गवर्नेंस वह व्यवस्था है, कॉरपोरेट गवर्नेंस, यहाँ तो लिखा है कॉरपोरेट गवर्नेंस वह व्यवस्था, इसे इन्वर्टेड कोमास ले लेना, सिंगल इन्वर्टेड कोमास में ले लेना सर। कॉरपोरेट गवर्नेंस वह व्यवस्था है, कॉरपोरेट गवर्नेंस मुझे ले लो प्राइवेट में, कॉरपोरेट गवर्नेंस वह व्यवस्था है, कॉरपोरेट गवर्नेंस वह व्यवस्था है जो कंपनियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है, जो कंपनियों को नियंत्रित एवं दिशा निर्देशित करती है, जो कंपनी को नियंत्रित एवं दिशा निर्देशित करती है। जो कंपनियों को नियंत्रित एवं दिशा निर्देशित करती है। लिख दिया। तथा शासन व्यवस्था के केंद्र में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। ये तो पता ही होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हो, इसकी बताने में जरूरत नहीं है मुझे। तथा शासन व्यवस्था के केंद्र में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को स्थापित करती है। कोई दिक्कत? क्या लिखा? और क्या कह रहे कैडबरी साहब, देख लो कैडबरी साहब क्या कह रहे, यू कह रहे एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस वह है, इसमें लिखो, नील लाइन से लिखो, एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस वह है जो शेयर धारकों के मूल्यों को सर में दर्द है। एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस वह है, एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस वह है जो शेयर धारकों के मूल्यों को विधिक एवं नैतिक तरीके से अधिकतम बनाने पर बल देता है। विधिक एवं नैतिक तरीके से अधिकतम बनाने पर बल देता है। अब सर कैडबरी साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने OECD कैडबरी साहब अभी रुक नहीं रहे, पता क्या कह रहे, आर्थिक विकास देशों के संगठन के द्वारा, आर्थिक विकास
देशों का संगठन, देशों का संगठन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंट्री, ठीक। इसके द्वारा कहा गया, OECD के द्वारा कहा गया, आर्थिक विकास देशों के संगठन के द्वारा कहा गया, कैडबरी के द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित 6 सिद्धांत दिए गए। उन 6 सिद्धांतों को में याद भी रखना। सुन लो, सर कैडबरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, उसके द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक व्यवस्था बताया गया। उस व्यवस्था के द्वारा बताया गया कंपनी को जो गाइडलाइंस या दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। इतना बताया गया और कुछ नहीं याद रखना। सर कैडबरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसके द्वारा यही बताया गया कि जो कंपनियां हो, इन कंपनियों को ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक प्रकार की व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत जो कंपनियां उन्हें रेगुलेट नियंत्रित करा जाता कि तुम अपनी सीमा तो अपनी औकात से बाहर मत निकलो, जहाँ है वहीं रहो। समझ में आया बात ये, ठीक। ऐसी व्यवस्था का नाम कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। फिर यू भी कह रहे हैं जो OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कंट्री डेवलपमेंट, ऐसे भी कह सकते हैं। ओ का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन, ई का मतलब क्या हो, इकोनॉमिक कंट्री डेवलपमेंट, आर्थिक विकास देशों का संगठन। इसका ये मतलब हो, इन सब ने यूँ कहा कि इस संस्था के अंदर, इस संगठन के अंदर 6 सिद्धांत दिए गए। सभी देशों को कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जहाँ जहाँ भी सरकारी कंपनियाँ होंगी, जिसका सदस्य होगा OECD, हम भी इसके सदस्य, कहा गया 6 सिद्धांत फॉलो करो कॉर्पोरेट के अंदर। 6 सिद्धांत क्या है, तभी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अगर तुम 6 सिद्धांत फॉलो करोगे ना, तब तुम इसमें और जवाबदेही और पारदर्शिता बना सकते हो। चलो लिखो, अभी क्या लिखा तुमने, लिखो नई लाइन से। सर कैडबरी कमेटी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी कुछ सिफारिशों को प्रस्तुत किया। इन्हें आधार मानकर OECD के माध्यम से 6 सिद्धांत दिए। इन्हें आधार मानकर OECD के माध्यम से 6 सिद्धांत प्रस्तुत किए। इन्हें आधार मानकर OECD के माध्यम से, OECD उसका पूरा नाम लिखो, OECD का, तभी तुम पापा बनाओगे जल्दी, शॉर्ट फॉर्म मारो जल्दी। आर्थिक विकास देशों का संगठन, हिंदी में नाम लिखो पहले। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसे लिखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री। स्पेलिंग नहीं मैं बोलने वाला, जब मैं स्पेलिंग नहीं बोलता ना तो फिर मेरा वाला स्टाइल वाला है, कोई संपूर्ण स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री, लिख दिया। कोई दिक्कत? बस मुझे एक बात बता दो, जो हमारा पब्लिक सेक्टर हो, इसके अंदर जो काम RTI करता होगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर वही काम कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता होगा नहीं? कोई दिक्कत? पब्लिक सेक्टर के अंदर जो काम RTI करता होगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर का वो काम क्या करता होगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। RTI के द्वारा इन पर शिकंजा कसा जाता नहीं, क्या जाता? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के माध्यम से प्राइवेट कंपनी पर शिकंजा कसा जाता है क्या? समझ, सब पर नियंत्रण करने वाला कोई ना कहो। जिस पर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं तो भगवान नियंत्रण करने वाला हो। मेरे पास है कोई नियंत्रण करने वाला? है?
है वक्त। ओहो, बहुत दार्शनिक बातें कर रही। चलो, पक्का फिलोसॉफी पढ़ रही। देखो, क्या लिखा तुम? छह सिद्धांत प्रस्तुत किए जो निम्न प्रकार है। छह सिद्धांत प्रस्तुत किए जो निम्न प्रकार है। छह सिद्धांत प्रस्तुत किए जो निम्न प्रकार है। लिखना चाहते हो छह सिद्धांत क्या है? मीनू, रातों की नींद छीनू। नंबर फर्स्ट, शेयर धारकों का सिद्धांत, शेयर धारकों के अधिकारों का सिद्धांत। हेडिंग नहीं आए, पहला सिद्धांत है शेयर धारकों का अधिकार पता होना चाहिए तुझे। डोट ले ले। शेयर धारकों के अधिकारों का सिद्धांत। दूसरा, कार्यकरण में पारदर्शिता एवं प्रगतिकरण का सिद्धांत। देख भी लेना लिख क्या रहे। कार्यकरण में पारदर्शिता एवं प्रगतिकरण का सिद्धांत। कार्यकरण में पारदर्शिता एवं प्रगतिकरण का सिद्धांत। नंबर थर्ड, निदेशक मंडल की जवाबदेहिता का सिद्धांत। निदेशक मंडल की जवाबदेहिता का सिद्धांत। मैंने कहा था नहीं, मैं लिखवा लिखवा के बर्बाद कर दूंगा। तुम लिख लिया? कितने कितने पॉइंट लिख दिए? चौथा पॉइंट, समतामूलक व्यवहार का सिद्धांत। हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब बारिशें। क्या लिखे हो? चौथा, समतामूलक व्यवहार का सिद्धांत। पांचवें नंबर का, सच्चरित्र एवं नैतिक व्यवहार का सिद्धांत। इसे तो अपने भीतर भी डाल दो तुम। सच्चरित्र एवं नैतिक व्यवहार का सिद्धांत। सच्चरित्र एवं नैतिक व्यवहार का सिद्धांत। सच्चरित्र एवं नैतिक व्यवहार का सिद्धांत। क्या कर रही हो? कि हम जी नहीं पाए, जान लेगी तेरी बेवफाई। क्या लिखा? छठे नंबर का लिखो, साझेदारी की भूमिका का सिद्धांत। घबराओ मत, कम नहीं लिखवाने वाले। साझेदारी की भूमिका का सिद्धांत। समझ में आया? तो मैं चाहता हूँ जो तुम्हें अभी लिखा ना, ठीक, कोई ब्रेक नहीं है, सिर्फ पढ़ो। 2 मिनट में पढ़ो सारा। जो लाइन समझ में नहीं आ रही फिर से पूछो, कौन सी लाइन ऐसी जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रही है। ठीक, तो ये 6 सिद्धांत दिए गए हैं ना, इन 6 सिद्धांतों के बाद पता क्या कहा गया? ये कहा गया कि जो कॉरपोरेट है ना, ये जो कंपनियां, कॉरपोरेट घराने, इनका मिशन क्या होगा इन्हें बताना चाहिए, इनके कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए। इन 6 सिद्धांतों के बाद तब कॉरपोरेट गवर्नेंस की संकल्पना तेजी के साथ उभार मारना स्टार्ट किया। समझ में आया बात? क्या कहा गया है? ये 6 सिद्धांत दिए गए ना, इन 6 सिद्धांतों के बाद ठीक ये कहा गया कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है ना, उसकी विशेषताएं क्या होगी, ठीक, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका मिशन क्या होगा कॉरपोरेट गवर्नेंस का। ठीक, लिखो। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। ठीक, अभी
ठीक, लिखो। इन सिद्धांतों के आधार पर, 6 सिद्धांत लिख देना ना, नई लाइन से लिखो। इन सिद्धांतों के आधार पर, इन सिद्धांतों के आधार पर कॉरपोरेट गवर्नेंस की कुछ आधारभूत विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया। कॉरपोरेट गवर्नेंस की कुछ आधारभूत विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत किया गया, कुछ आधारभूत विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया। कॉरपोरेट जगत की कुछ आधारभूत विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया। लिख लिए हो? आधारभूत विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया। और यह कहा गया कि कॉरपोरेट जगत अपने विजन का विजन क्या होगा, हिंदी में लिखना विजन, अपने विजन कोमा मिशन एवं लक्ष्यों को स्पष्ट करे। कॉरपोरेट जगत अपने विजन कोमा मिशन एवं लक्ष्यों को स्पष्ट करे। लिख दियो। कॉरपोरेट जगत अपने विजन मिशन एवं लक्ष्यों को स्पष्ट करे। उसके बाद तथा कॉरपोरेट जगत अपनी जनता के हित में, कॉरपोरेट जगत अपनी जनता के हित में, अपनी जनता के हित लिखो, हित में मत लिखियो, अपनी जनता के हित वह अपने उत्तरदायित्व की पहचान करे। कॉरपोरेट जगत जनता के हित वह अपने उत्तरदायित्व की पहचान करे। नई लाइन से लिखो। कॉरपोरेट जगत अपने निर्णयों में सहभागिता को प्रोत्साहित करे। उसके बाद लिखो कॉरपोरेट जगत अपने, पॉइंट बना के लिख लो, चाहे तो तुम स्टार लगा के लिख लो, पॉइंट बना के लिख लो। कॉरपोरेट जगत अपने कार्यकरण में अधिक लचीलेपन को प्रोत्साहित करे। मतलब बहुत सिंपल पॉइंट है। कॉरपोरेट जगत अपने कार्यकरण में अधिक लचीलेपन को प्रोत्साहित करे। ये तुम्हें पॉइंट काम आने वाले, क्वेश्चन में ये पक्का लिखे जाएंगे पॉइंट यहाँ से। कॉरपोरेट जगत अपने कार्यकरण में अधिक लचीलेपन को प्रोत्साहित करे। कॉरपोरेट जगत अपने कार्यकरण में अधिक लचीलेपन को प्रोत्साहित करे। लिख लियो भाई साहब, कितने पॉइंट में लिख रहे हो ना, पॉइंट में लीजिए, स्टार लगा के लिख लो। उसके बाद कॉरपोरेट जगत अपने संवैधानिक एवं वैधानिक बाध्यताओं से आगे जाकर, कॉरपोरेट जगत अपने संवैधानिक एवं वैधानिक बाध्यताओं से आगे जाकर, कॉरपोरेट जगत अपने संवैधानिक एवं वैधानिक बाध्यताओं से आगे जाकर अपने नैतिक एवं सामाजिक बाध्यता को समझे। कॉरपोरेट जगत अपने संवैधानिक एवं वैधानिक बाध्यताओं से आगे जाकर अपने नैतिक एवं सामाजिक बाध्यता को समझे। कॉरपोरेट जगत ऐसा कर पाएगा? यही बकवास छेड़ते जा रही है इसमें।
की सामाजिक बाध्यता को समझें। कॉरपोरेट जगत सामाजिक बाध्यता को समझें। और ये भी लिखा हुआ है इसमें, जो कॉरपोरेट जगत है ना, जगत वो ना अपने कार्यों में जो ICT है यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग करना, तकनीकों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। लिखो कॉरपोरेट जगत, अगला पॉइंट, कॉरपोरेट जगत अपने काम काज में अधिकतम तकनीकों, कॉरपोरेट जगत अपने काम काज में अधिकतम तकनीकों ICT ब्रैकेट में, अधिकतम तकनीकों ICT, उसका फुल फॉर्म लिखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कॉरपोरेट जगत अपने कामकाज में अधिकतम तकनीकों ICT, अधिकतम तकनीकों ICT का फुल फॉर्म लिखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का फुल फॉर्म। इसे लेकर पेपर में सवाल पूछा गया UPSC में, मेंस का 10 नंबर का उपयोग करें। हिंदी में नाम लिखना चाहूँ तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, हिंदी में नाम है इसका सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। लिख लियो, कितने पॉइंट हो गए, कोई काउंटिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉर्पोरेट जगत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों का नियमित मूल्यांकन करें। कॉर्पोरेट जगत के बाद कोमा लगा ले देना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत का नियमित मूल्यांकन करें। नियमित मूल्यांकन करें तथा मूल्यांकन के पश्चात यथा उचित बदलाव को स्वीकार करें। यथा उचित बदलाव को स्वीकार करें। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझ में आया? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम UPSC का क्वेश्चन लिखवाने जा रहे थे, मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर लिख के लेकर आना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आपका क्या आशय है? क्या आशय है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आपका क्या आशय है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आधारभूत विशेषताओं, इसकी यहाँ भी आ सकता है मूलभूत विशेषताएं, पेपर वैसे भी आ सकता है आधारभूत विशेषताएं, मूलभूत विशेषताएं।
विशेषताएं। का वर्णन करो, 150 वर्ड। लिख जाओगे सर, ये तुम्हारा काम होगा, डेली का डेली लिखोगे घर जाकर जो क्वेश्चन दिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आराम से लिख जाओगे सारे पॉइंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या आशय हो, कोई सी भी एक अच्छी सी परिभाषा उठा लेना, समझ में आया बात, कोई सी भी एक अच्छी सी परिभाषा उठा लेना जो 3 लाइन की हो, 3-4 लाइन की, आराम से आया। उसके बाद हेडिंग बनाना, फिर इसकी हेडिंग कहाँ से बढ़ाओगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आधारभूत विशेषताएं, हेडिंग बनाई, पॉइंट वाइज करके लिख जाओ, जो भी लिखवाई तुम्हें पॉइंट ही लिखवाए। अभी जो पॉइंट लिखवाया है लास्ट में, ये पॉइंट पहले पढ़ो, ऐसा कोई पॉइंट देखो जो तुम्हें समझ में ना रहा हो, उसमें पढ़ो ही नहीं, याद भी करो ना पॉइंट को, जो लास्ट में लिखवाए तुम्हें पॉइंट ही है। सबसे लास्ट में जो पॉइंट लिखवाने स्टार्ट करेंगे, ये काम क्यों होंगे तुम्हारे।